हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। आज हम मिलने वाले हैं अभय से। अभय ने जो आपका एग्जाम है आईबीपीएस एफओ का वो क्रैक किया है। बहुत अच्छे मार्क्स से इन्होंने क्रैक किया है। एंड इस बार का जो एग्जाम है आपको भी पता होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है एक बाउंसर की तरह एग्जाम था, तो किस तरह से इन्होंने इस बाउंसर को झेला है ना, बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक किया। वो सारी आपको स्ट्रैटेजी यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आप खुद के एग्जाम में या फिर खुद के एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज कर पाओगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी इस तरह से ही अच्छी जाए। और जैसे अभी मैंने अभय जी को पूछा था कि इनका जो एग्जाम का एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर, इन्होंने भी एग्जाम के लिए इंटरव्यू देखे होंगे बहुत सारे ना, तो अभी इस टाइम पे इंटरव्यू देने की बारी आई है, तो इनको कैसा फील हो रहा है। तो अगले साल आप भी इसी सिचुएशन में हो, इसके लिए ही हम ये सेशन लेके आए हैं, है ना। तो इन्हीं की जो आपकी बातें हैं वो आपको सारी बताई जाएंगी एंड स्ट्रैटेजी सारी इनकी शेयर की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अभय, है ना। एग्जाम को क्रैक करना सभी का ही पार्ट रहता है, बट किस तरह से आपने एग्जाम को क्रैक किया उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली ऑन अचीविंग दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे मोस्टली, है ना, बिकॉज आपको भी पता है, हमें भी पता है, मोस्टली जो स्टूडेंट देखेगा इस इंटरव्यू सेशन को इसलिए देखेगा कि उसको क्या यहाँ से नगेट्स मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जिससे वो इस चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर पाए या फिर अपने लिए बना पाए, है ना। तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो, कैसे हो, और कितना जो अपने एग्जाम में मेहनत की है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक बारी के लिए दे दो। सर मेरा नाम जैसे आपको पता है अजय नाली। मैं अबोहर फाजिल्का पंजाब से बिलोंग करता हूँ और ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू जो मैंने एसीसी की हेल्प से क्रैक किया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने तैयारी की थी सर, तो उस टाइम मेरे को खुद को फील होता था कि मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहीं और से तैयारी की थी, बेसिकली सेल्फ स्टडी कह सकते हैं। मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए। एक डाउट होता है बच्चे के मन में कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सर इस फील्ड के अंदर कि हाँ यहाँ से तैयारी करो, यहाँ से तैयारी करो। बट सर पर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने देखा कि हाँ एक अच्छी कोचिंग है जहाँ से बहुत हाई परसेंटेज ऑफ बच्चे क्लियर करते हैं, तो हो सकता है कि मेरा चांस भी उनके साथ बन जाए। तो फिर सर इस चीज़ को लेके फिर मैंने एक बार दीपक सर से बात की, फिर मैंने उनका कोर्स लिया और फिर सर रिजल्ट को आ गया। देखिए, कोई भी जो कोचिंग होती है वो गारंटी नहीं दे सकती किसी भी चीज़ की, बट हाँ, हम जो मेहनत करते हैं या हमारे बच्चे जो मेहनत करते हैं उससे ये चीज़ गारंटी हो जाती है कि सिलेक्शन तो होंगी ही होंगी, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन बच्चों में आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन मेहनत आपकी है। हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है गाइडेंस वाला। साथ साथ में जितनी हम मेहनत कर सकते हैं ना, टेस्ट देने के लिए आपको, या फिर जो प्रॉपर क्लासेस हैं उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो सब पार्ट तो हमारा रहता ही रहता है। चलो, आपने एक चीज़ बताई कि आपने पहले एग्जाम सेल्फ स्टडी से दिया, पर उससे भी आप इंटरव्यू तक पहुंचे, राइट? यस। तो बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी बंदा आगे तक पहुंच सकता है। वो बात अलग है कि ये सक्सेस पूरी ना कर पाए, है ना कुछ कमियां रह गई होंगी, चलो वो कोई बात नहीं है। बट हाँ, सेल्फ स्टडी भी एक अच्छा पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का सहारा ही लेना, बट हाँ, सहारा लेके अगर इजी हो जाती है पार्ट, तो डेफिनेटली आजकल सभी जो हैं, मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोचिंग ले ही रहे हैं। बस ये सिलेक्शन करना कि कहाँ से लेनी है वो आपका पार्ट है ना। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि हाँ, जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ, ये वाली पार्ट अच्छी रहेगी। तो अभी आपकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्री के लिए स्टार्ट करेंगे पहले, फिर मेंस पे, फिर इंटरव्यू पे जाएंगे, है ना। तो प्री का देखते हैं पहले पार्ट। आपने प्री का जो पार्ट है वो किस तरह से एक तरह से स्टार्ट किया था, अपने जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से शुरू की थी? सर जब मैं थर्ड ईयर में था तब मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला था। तो सर मैंने उस टाइम पे यूट्यूब लेक्चर से भी मैं मतलब तब मेरे को था नहीं मैं कोचिंग वगैरह लूँ। तो मेरे को था कि मैं एटलीस्ट जब मेरा फोर्थ ईयर क्लियर होगा तब तक मैं खुद से उस चीज़ को क्लियर कर लूँ, डी को। तब सर मैंने फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया था वो मैं उसमें एलिजिबल नहीं था। मैंने थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दिया था ताकि मेरे को पता चले सर कि मैं कहाँ कमी है मेरे में, और मैं उस पार्ट को सुधारना पहले से स्टार्ट कर दूँ। और सर उसमें मेरे प्री में मार्क्स अच्छे आए थे और मैं उसमें प्री क्लियर किया था। फिर सर जब मैंने सेकंड टाइम जब मैं लीगल था तब मैंने अटेम्प्ट किया, तब भी सर मैंने मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर था, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इस एग्ज़ाम को प्री को मैं क्लियर कर सकता हूँ।
तो सर उस कॉन्फिडेंस की वजह से सर मैंने और यूट्यूब पे या फिर फ्री में जो भी मेरे को जो क्वेश्चंस वगैरह मिले उनको मैंने प्रैक्टिस किया, और उससे भी मेरा बहुत अच्छा हुआ सर। मेरा सेकंड में भी मेरा क्लियर हुआ था फ्री, और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 50+ आई थिंक मार्क्स आए। और इस बार तो सर जब मैं तैयारी कर रहा था तो लास्ट में एसीसी ने खुद ही मेरे को बहुत ज़्यादा जो मॉक टेस्ट हैं, और एक तो सर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिए और फिर बाद में ओवरऑल मॉक टेस्ट दिए। तो सर जब लास्ट में टाइम आया फ्री का तो मैंने पूरे वो मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किए, अच्छे से उनको एनालाइज किया, जो भी डाउट आता था वो मैं पूछता था। इसी चीज़ से सर मेरे को मतलब मैक्सिमम चीज़ यही लगती है कि जो मेरे को मॉक टेस्ट जब मैंने अटेम्प्ट किया ना, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उससे मेरे प्री में आई थिंक 78 मार्क्स आए थे। तो बस मेन यही था सर कि जितने मॉक मैंने अटेम्प्ट किए उतने ही मैं अच्छा होता गया आगे जाके। तो बेसिक सा पार्ट यही है कि पहले बेसिक्स क्लियर करो, है ना, बेसिक वाला फंडा, सारा फंडामेंटल्स जितने भी हैं आपके प्री के एग्जाम के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, उसको क्लियर करो, एंड देन उसके बाद में तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी, राइट? ठीक है। तो मेंस का जो एग्जाम है इस बार तो काफी अलग आया था, है ना, थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा ऐसा था कि बाउंसर की तरह चला गया, लोगों के सिर के ऊपर से जा रही थी चीजें, है ना। क्योंकि मैं जब सेशन के लिए गया था, जब एग्जाम होता है ना आपका, जब तो यूजुअली सेंटर के बाहर जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से कि कैसे हैं, है ना, तो कैसा एग्जाम आया आपका, कैसे कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं और दीपक सर गए थे, है ना, सेशन जब हम वो करने वाले थे, या फिर वो एक तरह से करने वाले थे हम काम, तो बच्चों के जो चेहरे थे ना वो बिल्कुल उड़े हुए थे, है ना। तो जो बच्चे हमारे नोन थे वो सबसे पहले आके तो काइंड ऑफ होता ही ना कि रोना शुरू हो गया कि नहीं सर बहुत एग्जाम गंदा था, बहुत बुरा एग्जाम था, ऐसा था वैसा था। तो उसी टाइम पे हमने सोच लिया कि ये पार्ट तो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। बट फिर उसके बाद में कट ऑफ आई तो कट ऑफ और भी नीचे, है ना, 17 के आसपास कट ऑफ, तो उसने भी थोड़ा सा एक तरह से हो सकता है ना थोड़ा दिमाग में कर दिया कि नहीं यार इतनी कट ऑफ कम। तो आपने जो प्रिपरेशन करी थी मेंस की, उसमें इस एग्जाम में किस तरह से डिफरेंट आया, मतलब कि किस तरह से डिफरेंस आया, और जो पहले एग्जाम्स दिए थे उसमें मेंस की किस तरह की प्रिपरेशन थी आपकी? सर जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया सर, तब मेरे पास इतना कंटेंट नहीं था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टार्ट किया था। मैं ढूंढ रहा था कंटेंट कहीं से मेरे को अच्छा कंटेंट मिले, और अलग अलग चीज़ों से मेरे को ये तो पहले सर मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरे को कंटेंट ढूंढने में ही बहुत टाइम, मेरा हाफ टाइम है वो तरह चला गया था। अगस्त तक जाके मेरे को कंटेंट मिला वो प्रॉपर। तो उसके बाद सर मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मेरे कोई डाउट होते थे, वो कोई देखने वाला नहीं था सर, मेरे को खुद ही गूगल से करना पड़ता था। और गूगल पे भी सर ऐसा नहीं है कि हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, उसमें भी किसी के कोई आंसर होते हैं, किसी के कोई आंसर होते हैं सर, और जो नंबर वाला डाटा होता है सर वो कभी नहीं मिलता था सर। तो उसकी वजह से सर मेरे को एक बहुत बड़ा लैक लगता था कि मेरा एग्जाम होने में मेरे को बहुत दिक्कत आई उसमें, और उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे, ना मेरे को कोई गाइडेंस थी सर कि कितने मार्क्स कितने अटेम्प्ट भी करने चाहिए सर, ये भी कोई आइडिया नहीं। मैं बस ये लेके चला था कि जो पिछली कट ऑफ है उतने मेरे आ जाए बहुत। बट सर फिर जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट किया तब मेरे पास एक समराइज कंटेंट था, वो मेरे को बहुत बड़ी हेल्प हुई, और स्टार्टिंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। जो भी डाउट होते थे वो हर हफ्ते हो जाते थे सर, और जो टीचर थे वो पढ़ाते थे तो लाइव क्लासेस देखता था सर, और बार बार रिवाइज होता रहता था, हर हफ्ते टेस्ट होते थे। तो एक बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाता था कि हाँ मेरे को ये कमी आ रही है इस सब्जेक्ट में, मेरे को इस चीज़ को दूर करना चाहिए, या मेरे जो भी डाउट है वो मेरे को पूछने चाहिए। तो सर पिछले साल से और इस साल में ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस था कि मेरे को एक समराइज डाटा और जो भी मेरे डाउट थे वो क्लियर होते गए, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, और मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट था इस बार कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत आराम से दूंगा। हाँ बट जैसा कि आपने कहा कि एग्ज़ाम सही में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया। पता ही नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ से, मतलब जब एक तो सर एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम एक अलग प्रेशर होता है, उस टाइम जो क्वेश्चन आ भी रहा होता है वो भी लगता है कि यार ये सही होगा भी या नहीं, आंसर सही होगा जो हमें लग रहा है। तो बट सर जब मैंने मॉक्स दिए थे और जब मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था, जब मैं टेस्ट दे रहा था, तो उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली पूछे जा रहे थे, तो उन क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, और मैंने स्टार्ट उन क्वेश्चन से किया जो मेरे को अच्छे से आते थे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि हाँ मेरे मार्क्स सही हो रहे हैं, मैं 35+ जा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और जिससे जो मेरा एग्ज़ाम था वो हाँ मेरे को भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लगा था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है सर जब मैं मॉक्स देता था कि मेरे 42-43 मार्क्स आते थे, बट जब ये मैंने एग्ज़ाम देखा तो लगा नहीं कि इतने तक मैं पहुँच पाऊँगा।
क्योंकि सर काफ़ी क्वेश्चन थे जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और सर जो भी हमारे पास बैठे हुए हैं उन सबके चेहरे उतरे हुए हैं, उनको देख के भी थोड़ा डर लगा, बट एट द एंड मेरा एग्ज़ाम ठीक हो गया और मैंने अच्छा कर लिया, उसमें स्कोर भी मेरा अच्छा आ गया, एक्सपेक्टेड से ऊपर ही आ गया। डेफिनेटली वो चीज़ रहती रहती है कि जब भी ऐसा एग्जाम आए जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तो वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ही थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, सभी के लिए सेम था। फिर उसके बाद में बंदे ने कैसे खुद को हैंडल किया है ना, किस तरह से आपने, हर एक स्टूडेंट ने अपना जो एग्जाम है वो हैंडल किया, उस चीज़ पे सब चीज़ें डिपेंड करती है ना। अगर आप डर गए तो आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया या अंडर अटेम्प्ट कर दिया डर के कारण, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन आपने अगर अच्छी अप्रोच रखी और सही अटेम्प्ट किए, सही तरीके से अटेम्प्ट किए और सही टेक्निक्स यूज करके अपने अटेम्प्ट किए, तो उसका फायदा डेफिनेटली आपको मार्क्स में दिखता है ना। तो बेसिकली मेंस के लिए भी यही वाला पार्ट है कि पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड देन कांस्टेंट रिवीजन होना चाहिए, है ना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे, है ना। रिकॉर्डेड सेशन से कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम एक कनेक्शन बनता है ना स्टूडेंट टीचर का। जब लाइव क्लास होती है तो डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्शन बनता है, डेली की एक शेड्यूल बन जाती है कि आपको इसी टाइम पे क्लास लेनी है ना। तो क्लास के साथ साथ में रिवीजन भी हो जाता है एंड आप एक बारी को स्टार्ट कर भी लेते हो ना। तो वो वाला पार्ट मैंने मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का देखा है कि सभी जो स्टूडेंट्स अभी तक आए सारे ऑलमोस्ट यही चीज़ बोल रहे हैं कि हम लाइव क्लास लेते थे, है ना। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइव क्लास ही लेनी है बाकी सभी को। इज दैट कि जिनके पास में टाइम अवेलेबल है, जो आपका टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली लाइव क्लास की तरफ कीजिए। लाइव क्लास को लेंगे तो डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन लोगे तो फिर ग्रुप में आपको पूछना पड़ेगा ना। यूजुअली हम अलाउ करते हैं कि ग्रुप में भी आप डाउट पूछो, बट उस चीज़ का फायदा उनको लेना चाहिए जिनके पास में टाइम नहीं है। जिनके पास में टाइम है वो लाइव क्लास में आके लाइव सेशन में अटेंड करें और उसी टाइम पे डाउट्स पूछे, है ना। तो दैट विल बी बेटर। तो मेंस के लिए मैं सर ये चीज बहुत देखता था कि जो मेरे को जिस सब्जेक्ट में मेरे को डाउट है ना, मैं उसकी तो कुछ भी हो जाए मैं उसकी लाइव क्लास दूं और उसको मैं आराम से उसी टाइम में मैम या सर से जो भी डाउट है मेरा मैं उसको क्लियर करूं। क्योंकि ये सर अगर वो सब्जेक्ट निकल जाएगा जिसमें मेरे को डाउट है तो फिर मैं कैसे कवर अप कर पाऊंगा। हाँ, मेरे को मौका मिलता था टेलीग्राफ पूछने का, बट एक जो डायरेक्ट कनेक्शन मैम या सर से होता था और वो जो फीडबैक देते थे वो उसका बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम रिकॉर्डेड में देखेंगे सर हमें अपने डाउट्स तो नहीं ले पाएंगे, ऑब्वियसली वो किसी और के डाउट्स होंगे वो हम देख सकते हैं, बट जो मेरे को लगता था कि मेरी ये कमजोरी है मैं उसको डेफिनेटली लाइव अटेंड करता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से मेंस का जो भी एक पार्ट रहता है या फिर किसी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का जो पार्ट रहता है उसमें एक रोड की तरह वो चीज़ें होती है ना कि नॉर्मल आपको स्टडी करनी है, बट अगर आपके डाउट्स ना सॉल्व हों तो वो एक रोड ब्लॉक का काम कर देती है ना। फिर उसके आगे आप जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे इजीली। जब डाउट क्लियर होते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको एक तरह से सॉर्टेड वे में मिल जाएंगी, है ना। तो वो वाला पार्ट रहता ही रहता है। डाउट सॉल्व करना लाइव क्लास में या करवाना ईजी रहता है या फिर अच्छा रहता है मेरे हिसाब से भी, है ना। डेफिनेटली। चलो अब मेंस का भी पार्ट हो गया, प्री का भी पार्ट हो गया। सभी ने जो अपने अपने ये हैं डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर लेने, है ना। किसी को भी लगे कि हाँ मेंस के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सर अभी अभय ने बताया, जैसे सर भी बोलते हैं, दीपक सर भी कई बार बोलते हैं कि लाइव सेशन अटेंड करो, लाइव सेशन के बाद में डाउट्स पूछो, डाउट्स के बाद में आपका डाउट सेशन तो अलग से होता ही है ना। तो ये वाला पार्ट भी वैसे ही कंटिन्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करी, बिकॉज ऑलरेडी आपने बोला आपने एक बारी इंटरव्यू दिया हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे क्या कमियां रही और इस बार क्या कमियां आपने दूर की आपके हिसाब से। सर जब पहला मेरा इंटरव्यू था, ऑब्वियसली मेरा मेरा दी फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था और मेरे को इतना जैसे कुछ होता है कि सर वो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, मैं इतना उस चीज़ों में भी आगे नहीं था। तो सर ना मेरे को कोई गाइडेंस थी इंटरव्यू के लिए, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस था जब मैं उनके सामने गया था। मैं बहुत इजी क्वेश्चन थे जो मैं गलत करके आया था, मेरी हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी और पसीना आने लग गया था सर। बट वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल फेवर नहीं करी सर। मेरे आई थिंक 13.5 मार्क्स आए थे उस टाइम। और बट जब मैं अभी इस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया तो सर मेरे कुछ मॉक्स भी हुए थे और उससे पहले काफ़ी सर की वीडियोस थी जो रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी काफ़ी बच्चों की, जिनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे। मैंने उन वीडियोस को देखा, उनसे जो भी मेरे रिलेटेड मेरे एरिया रिलेटेड क्वेश्चन थे उन्होंने नोट डाउन किया और सर ने उससे पहले भी कुछ चीज़ें बताई थी कि आप अपनी इंट्रो तैयार करो बहुत अच्छे से, आप अपनी जो भी एरिया है उसका जो भी डाटा आपसे हो सके वो तैयार करो। तो सर उनको पूरा एक कलेक्टिव वे में मैंने तैयार किया। मैंने अराउंड 7 to 8 पेजेस मैंने सिर्फ अपने एरिया से रिलेटेड, अपने इंट्रो से रिलेटेड कंप्लीट किए
और उसका सर बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू में गया तो मेरे को क्वेश्चंस आए उन चीज़ों से, और मैंने उन चीज़ों को बहुत इजीली आंसर किया, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मेरे को 16 मार्क्स मिले थे इस पर। और जो भी मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे मेरे आसपास, मैं कॉन्फिडेंट बहुत था सर इस पर, क्योंकि मेरा एक मॉक हुआ था जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था उस चीज़ से रिलेटेड। तो सर यही चीज़ें इस बार मेरे को काफ़ी हेल्प की। और पिछले बार जैसे कोई गाइडेंस मिली तो इस बार गाइडेंस बहुत अच्छी थी, उस चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा सर। ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपने अपने जो एरिया है उसका थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट किया, देन खुद की इंट्रोडक्शन के ऊपर काम किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है ना, बाकी स्टूडेंट्स आई डोंट नो फॉलो करते हैं या नहीं करते, बट आई वुड ऑलवेज प्रीच कि आप अपने जो एरिया के स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, मॉक इंटरव्यू सेशन एक बच्चे का होता है, अपना बच्चा इंटरव्यू देता है और उसके बाद में चला जाता है, तो वो वाला पार्ट ना करके आपने वैसा किया कि बाकी स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू थे वहां से आपने छोटे छोटे नगेट्स लिए, है ना, छोटे छोटे नगेट्स को लेके आपने यूज किया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझसे किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सामने वाले से कैसे पूछे गए, है ना। तो ये सब चीजें जो आपने की, इसी से मेरे को लगता है कि जो एक कंपेटिटिव एज है वो एक एस्पिरेंट ले सकता है ना। जरूरी नहीं है खुद की गलतियों से ही सीखना, सामने वाला गलती कर रहा है उससे भी सीखा जा सकता है ना। तो वो वाला पार्ट अच्छा, इंटरव्यू पे आपने वो वाली चीज अच्छे से की, है ना। तो इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो गया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, राइट। तो अभी इस टाइम पे घर पे कैसा माहौल है? बहुत बहुत अच्छा माहौल है सर। जब सब खुश थे जब मैंने रिजल्ट बताया, जब जैसे सर आपने कहा कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी। काफी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे सर 57, 58 या 60 कट ऑफ चली जाएगी, उससे ऊपर तो नहीं जाएगी। Exactly. बट जो अनएक्सपेक्टेड आईबीपीएस करता है सर 62 कट ऑफ हुई। मेरे को उस टाइम थोड़ा डर लगा सुबह सुबह, बट जब रिजल्ट आया तो सर बहुत खुशी हुई सबको। सब घर वाले बहुत खुश हैं, सबको फोन कर करके बता रहे थे कि हाँ हमारा हो गया है। सर एक काफी प्राउड मोमेंट होता है जब आप पेरेंट्स ये सब फील करते हैं, पेरेंट्स दूसरा शेयर करते हैं और वो सामने वाले हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और एक टाइम पे तो सर यकीन भी नहीं हो रहा था कि हाँ मेरा हो गया सिलेक्शन, बट फिर खुद को हाँ सब बोल रहे थे हाँ हो गया, तब यकीन आता है सर। बहुत बहुत अच्छा मोमेंट होता है सर, कभी वो एक्सपीरियंस करे हाई होप को। तो जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट का स्ट्रैटेजी इन्होंने बता दिया है ना। मेंस कैसे करना है, प्री कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट इन्होंने हर एक तरीके को अच्छे से बताया, कैसे इन्होंने क्रैक किया, कैसे आप कर सकते हो, है ना। तो उसी चीज़ को देखना है ना। हर एक जो आपकी टॉपर्स की स्टोरी होती है या फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट की स्टोरी होती है, वो इसलिए नहीं आती है कि वो हमें अच्छा कुछ दिखाना है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए, है ना, स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल पाए। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, टीचर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, स्टूडेंट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, दोनों ही पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, गलत कोई भी नहीं होता, है ना। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में क्लियर हो सकती है कि हाँ मेरे में ये कमी थी, यहाँ पे मैं कमी कर रहा था, इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो वो वाला पार्ट भी सभी बच्चों के लिए आसानी से हो जाएगा। एंड बाकी तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है ना। तो आई होप आप आगे भी अच्छे से एएफओ के रोल पे अच्छे से अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, है ना। कोई और आपके दिमाग में अगर एग्जाम है तो आप उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करो एंड क्रैक करो उसको भी, है ना। दैट्स व्हाट आई होप फॉर यू। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन, जिसमें आपने अच्छे से बच्चों को बताया है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड वंस अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग एन एएफओ, जो कि आपका ड्रीम था। आई होप ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से ये आपका ड्रीम था, राइट? यस सर, 3 साल से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। और एक से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे मैं तैयारी कर रहा था, तो जब मेरा मेन गोल था एएफओ, वो मेरा मेन गोल है, उससे पहले जो भी एग्जाम्स आते थे, लाइक बैंक का एग्जाम आना और आरआरबी का एग्जाम आना, वो एग्जाम जरूर देने चाहिए सर। उनसे पता चलता है कि हमारी क्या प्रिपरेशन है, क्या हम कितना स्टैंड कर पा रहे हैं उन चीज़ों में। और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है सर, एग्जाम में बैठने का पता चलता है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ पता चलता है, वो डेफिनेटली करनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी जो ऑफलाइन में होते हैं ना, तो दे डिस्कस थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन के स्टूडेंट से थोड़ा कंपेरेटिवली कम बातें होती हैं, तो कम वो फ्रेंडली हो सकते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं। जब बच्चे यहाँ पे होते हैं ऑफलाइन में तो वो थोड़े ज़्यादा खुल जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं ना, कि डाउट आ रहे हैं, कोई दिमाग में उनको कुछ चीज़ आ रही है तो वो बता लेते हैं या पूछ लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ऑफलाइन में बोलते हैं कि मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तब उसमें मार्क्स आते हैं 50, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, 50 मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं, इतने मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो 30 से ऊपर भी नहीं पहुंच पाते। तो वही इशू है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने मॉक टेस्ट तो दिए, पर मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह नहीं दिया। किसी ने किसी काम के लिए बुलाया, आप उठ गए,
किसी ने कुछ बोला, आपने मॉक टेस्ट को पॉज किया, आप चले गए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये गलत है। पहले तो मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए एंड देन उसके बाद में, जैसे भाई ने बताया अभी, है ना, कि आपके एग्जाम को, जो आप बाकी एग्जाम्स हैं उनको भी टारगेट कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, इजीली आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, अपने घर के पास में सेंटर ले सकते हो कहीं पे, है ना, वहां पे जाके एग्जाम को दे सकते हो, ताकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है एग्जैक्टली आप उसको झेलना सीख जाओ, है ना। क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं डील किया तो इस बार जैसे मेंस में हुआ कि जहां पे बच्चे के नंबर 30 नंबर आ सकते थे आसानी से, अगर वो अच्छे से टैकल करता, उसके 25 या 20 भी नहीं आए, है ना। तो उसी की वजह से ये सब चीजें मैटर करती हैं। एग्जाम हॉल का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है एक स्टूडेंट के इस जर्नी में। ठीक है। हाँ, तो वही वाला पार्ट है, जैसे आपने बोला कि टेस्ट दो, जो भी आपके टेस्ट हैं, जितने भी एग्जाम आते हैं सभी को दे दो, है ना। एक बारी को पर्सपेक्टिव चेंज भी हो जाता है स्टूडेंट का। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के प्री वाला पार्ट जो है ज्यादा अच्छा होता है, तो वो दूसरी साइड पे भी जा सकता है, दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस कर सकता है। बस हाँ, ये ध्यान रहे कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। ये नहीं कि मेरा किसी एग्जाम का प्री क्लियर हो गया तो मैं उसके मेंस के प्रिपरेशन पे लग जाऊं, है ना। अगर आपके पास में पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन है तभी आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपने ही एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके मेंस के लिए लगे पड़ने, अपना वाला छोड़ दिया। प्रिपरेशन करो, साथ साथ में एग्जाम्स को देते रहो, है ना। चलो ठीक है, अबे विल टेक अ बाय एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड आई होप आप अपनी जो जर्नी है आगे वो कंटिन्यू रखें, किसी ना किसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, है ना। यस श्योर। ठीक।